सोचा है कि सरकारें जो इतने बड़े बड़े वादे करती हैं वो असल में हकीकत कैसे बनते हैं? मतलब कोई तो होता होगा ना जो इन वादों को, चाहे वो नई सड़कें हों या बेहतर अस्पताल, जमीन पर उतारता हो। बस इसी सवाल का जवाब छिपा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में समझें तो ये सरकार का वो करने वाला हाथ है। सरकार नीतियां बनाती है, बड़े बड़े प्लान बनाती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सिस्टम है जो इन प्लान्स को हकीकत में बदलता है ताकि जनता तक उसका फायदा पहुंचे। ठीक है, तो अब जरा इसके इतिहास में चलते हैं। ये आइडिया आखिर आया कहाँ से और वक्त के साथ इसमें क्या-क्या बदलाव आए? इसकी कहानी शुरू होती है एक नए आइडिया के जन्म से। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आइडिया आज हम देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एक पूरा सफर रहा है कई दशकों का। और ये सफर शुरू हुआ एक सीधी सी सोच से कि भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग रखो। फिर एक दौर आया जब इसे एक परफेक्ट साइंस बनाने का जुनून सवार हो गया। उसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ इंसानी पहलू पर, और आखिर में आई एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं साल 1887 से। तो सबसे पहला दौर जो 1887 से करीब 1926 तक चला, वो इस आइडिया पर टिका था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों को बिल्कुल अलग रखो। उस जमाने के बड़े विचारक थे वुड्रो विल्सन और फ्रैंक जे गुडनो। इनका कहना था, देखो भाई, पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना, बस, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, चुपचाप बिना किसी भेदभाव के उस पॉलिसी को लागू कर देना। वुड्रो विल्सन के इस एक कोट से ये बात और भी साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन तो बस पब्लिक लॉ को डिटेल में और सिस्टम से लागू करने का काम है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मशीन की तरह देखा जा रहा था, एक ऐसी मशीन जिसका काम सिर्फ दिए गए ऑर्डर को फॉलो करना है, कोई सवाल नहीं, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। पर यह सोच ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जल्द ही लोगों को लगा कि सिर्फ पॉलिटिक्स से अलग कर देने से काम नहीं चलेगा। अब सवाल ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, और बस यहीं से शुरू हुआ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों की खोज का दौर। तो आया दूसरा दौर 1927 से 1937 तक का। इस दौर में स्कॉलर्स एक मिशन पर थे, ऐसे यूनिवर्सल नियम खोजना जो एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम एफिशिएंट और किफ़ायती बना दे। हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक जैसे लोगों का मानना था कि अरे, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो एक साइंस ही है, और अगर ये साइंस है तो इसके कुछ पक्के सिद्धांत भी होने चाहिए जो हर जगह हर सिचुएशन में काम करें। और इसी दौर का सबसे फेमस आइडिया था लूथर गुलिक का, POSDCORB। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये एक्रोनिम उस वक्त मैनेजमेंट की दुनिया में तहलका मचा रहा था। ये असल में एक चेकलिस्ट थी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क था बॉस। तो अब तक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे देखा जा रहा था? एक मशीन की तरह, जिसमें सिर्फ नियम, कायदे और सिद्धांत ही सब कुछ थे। पर अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अब फोकस मशीन से हटकर उसके अंदर काम करने वाले इंसान पर आने वाला था। धीरे धीरे स्कॉलर्स को ये एहसास होने लगा कि भाई, एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ नियमों और सिद्धांतों का खेल नहीं है, असली चीज तो इंसान है। 1938 के बाद जो दौर आया उसमें एल्टन मेयो जैसे थिंकर्स ने ये साबित किया कि कर्मचारियों की फीलिंग्स, उनके आपसी रिश्ते, उनकी प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर डालते हैं। और फिर आए हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, एडमिनिस्ट्रेशन का असली काम तो डिसीजन मेकिंग है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नियमों से नहीं चलता, वो चलता है इंसानों के बिहेवियर और उनके फैसलों से। और फिर आई एक क्रांति, एक ऐसा दौर जब पुराने सारे आइडियाज को, सारे सिद्धांतों को खुलेआम चुनौती दी गई। इसे ही हम जानते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या NPA की क्रांति के नाम से। और इसने सच में एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। साल था 1968। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। याद रखिए, ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में सामाजिक उथल-पुथल मची हुई थी और इसकी आंच अकादमिक दुनिया तक भी पहुंच रही थी। 1968 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर इकट्ठा हुए थे युवा स्कॉलर्स और उन्होंने पुराने पारंपरिक एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ा दी। उनका सीधा सवाल था
क्या एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ एफिशिएंट होना है? नहीं, इसका असली काम तो समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ना है, गरीबी से, भेदभाव से, असमानता से। और इसी नई सोच ने एडमिनिस्ट्रेशन के हर पुराने नियम को हिला के रख दिया। क्या कहा इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एफिशिएंट नहीं, रेलेवेंट होना पड़ेगा, समाज की असली समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। ये वैल्यू न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं रह सकता। इसे सोशल इक्विटी यानी सामाजिक बराबरी के लिए काम करना होगा। इसका मकसद सिर्फ सिस्टम को बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज में चेंज लाना है। और सबसे ज़रूरी बात, इसे बाबुओं के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए यानी अपने क्लाइंट्स के लिए काम करना होगा। तो अंदाजा लगाइए ये बदलाव कितना बड़ा था। जरा सोचिए, एक तरफ था पुराना एडमिनिस्ट्रेशन जिसका एक ही मंत्र था, एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, और दूसरी तरफ आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसका लक्ष्य था सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। एक जो सिर्फ नियमों की किताब देखता था और दूसरा जो लोगों की जरूरतों को सबसे ऊपर रखता था। एक का काम था बस जैसा है वैसा चलने दो, जबकि दूसरे का तो जन्म ही हुआ था बदलाव लाने के लिए। तो सवाल उठता है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे एवोल्यूशन का आज क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबी बातें तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ये सारी बातें आज हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट बहुत गहरा है। ये सरकार की मशीनरी में एक तरह से जान फूंकता है, उसे इंसानी बनाता है, लोगों की ज़रूरतों के लिए सेंसिटिव बनाता है। इसका मकसद समाज में गैर बराबरी को कम करना है, डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाना है, और सबसे बढ़कर सरकार और जनता के बीच जो भरोसे की कमी है उसे पाटना है। लेकिन रुकिए, हर आइडिया की तरह एनपीए पर भी सवाल उठाए जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर हैं बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक, इन्हें असल दुनिया में लागू करना बहुत मुश्किल है। एक तर्क ये भी है कि सोशल जस्टिस पर इतना ज़्यादा फोकस करने के चक्कर में कहीं हम एफिशिएंसी को तो नहीं भूल रहे, और एक खतरा ये भी है कि कहीं इस चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल बायस ना आ जाए। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी जैसे नए नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस चीज़ को ऊपर रखना चाहिए? एफिशिएंसी को, या फिर इक्विटी यानी बराबरी को? या फिर असली चैलेंज ही यही है कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए और दोनों को एक साथ हासिल किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।